नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप देखेंगे कि आज इस कदर ज़्यादा अहम खबरें हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें बेशक बहुत ज़्यादा अहम खबरें करार दिया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आपने देखा कि दिसंबर 2023 में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाई थी और उसके बाद कोई यानी काबीना में तोसी नहीं हुई। यानी 12 जो अरकान यानी काबीना हैं उनको छोड़ें तो जुमला जो अरकान बनते हैं काबीना में वज़रा की तादाद 18 है, लेकिन अब 6 सीट्स खाली हैं। और ऐसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके काबीनी रुखा के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल दिल्ली पहुंचेंगे, पार्टी हाईकमान से बात करेंगे और काबीना में तोसी को खतियत दे दी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि काबीना में एक मुस्लिम नुमाइंदा शामिल नहीं है और इस मरतबा पूरी उम्मीद की जा रही है कि काबीना में एक मुस्लिम नुमाइंदे को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, उसकी ये रिवायत रही है कि हमेशा काबीना में कम से कम एक मुस्लिम नुमाइंदा तो होता है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम नुमाइंदा जरूर होगा और इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे तबकात है, SC STs हैं या फिर रेड्डी बरादरी है, और वो भी चाहते हैं कि उनके नुमाइंदों को काबीना में शामिल किया जाए। हालांकि अब मौजूदा काबीना में रेड्डी जो बरादरी है उसके 4 अरकान मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, कल ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने काबीनी वज़रा के साथ दिल्ली का दौरा करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी इसमें शामिल है और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ भी शामिल है। और आपको ये भी बता दूं कि न सिर्फ काबीना में आइंदा दिनों में तोसी करने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि जो तंजीमी ओहदे हैं, खासतौर पर अक़लियती कांग्रेस के अक़लियती सदर का इंतखाब है, दूसरे ओहदेदारों का इंतखाब है और कारगुजार सदर के इंतखाबात का सवाल है, तो उसको भी खतियत दे दी जाएगी। ये तो रही चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली की बात और हमने पूरी खबर आपको सुना दी है। लेकिन एक बात अहम है कि दिल्ली से जो खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 5 फरवरी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में 7 अरकान असेंबली यानी आम आदमी पार्टी के 7 अरकान असेंबली ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, यानी अपनी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। तो बहरहाल ये दूसरी खबर रही है। लेकिन तीसरी खबर हैदराबाद से है। वो खबर यह है कि हैदराबाद मस्कत परवाज मनसूख कर दी गई, क्योंकि उस परवाज में लोग सवार हो चुके थे और उसी दौरान एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कुछ खराबी पैदा हो गई और 8 घंटे की ताकीर हुई और उसके नतीजे में ये परवाज मनसूख कर दी गई। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, मरकजी हिसाब से देखा जाए तो आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में आज बजट सेशन का आगाज हो चुका है। और आपको बता दूं और आगाज कैसे हुआ, सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से, यानी मुश्तरिका दोनों ऐवानों के मुश्तरिका खिताब से हुआ। और फिर आपको ये भी बता दूं कि निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे यानी इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की और फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया। लेकिन एक गड़बड़ ये हुई कि सोनिया गांधी के एक बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया सदर जमहूरिया के बारे में और फिर उस पर बीजेपी यानी वज़ीर आज़म ने भी सोनिया गांधी से माफ़ी का मुतालिबा किया। तो बहरहाल हम चलते हैं दिल्ली और दिल्ली में जो बजट सेशन का आगाज़ हुआ, सज्जाद साहब देखेंगे कि 13 फरवरी तक ये इजलास जारी रहेगा। लेकिन आप ये बताइए कि सोनिया गांधी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज़ हुआ जी, और जैसा कि रिवायत रही है हिंदुस्तान की, जो भी सेशन का आगाज़ होता है पार्लियामेंट के, तो सदर जमहूरिया के मुश्तरका ख़िताब से ख़ास तौर पे जो है हम बजट सेशन की बात करेंगे जी, तो सदर जमहूरिया के मुश्तरका ख़िताब से जो है दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पे ख़िताब करते हैं जी, और उनके ख़िताब से जो है बजट सेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ होता है। तो आज भी उसी रिवायत को जो है बरकरार रखते हुए सदर जमहूरिया को जो है घोड़े की खुसूसी बग्गियों में, जो रिवायत रही है हमारे मुल्क की, घोड़े की खुसूसी बग्गियों में जो है एक इलीट गार्ड्स के जो है एक पूरे दस्ते के साथ उनको जो है राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट हाउस लाया गया और फिर वहाँ उन्होंने खिताब किया।
और जाहिर सी बात है जब सदर जमहूरिया खिताब करते हैं तो अपनी हुकूमत की जो मतलब एक जो कारनामे हैं जो गुज़िश्ता साल के दौरान, एक ये बजट माशी साल के दौरान उनके जो भी कारनामे रहे हैं जी जी जी। उसको बयान करते हैं। ये एक रवायत रही है हिंदुस्तान की कि सदर अपनी हुकूमत की तारीफ़ करता है और अपनी हुकूमत के कारनामा को बयान करता जी है। जी तो जी। आपके भी सदर ममनून ने बहुत ही तफसील के साथ जो है मोदी सरकार की जो है मतलब मोदी सरकार की कारकर्दगी का जो है जायज़ा पेश किया और साथ ही उन्होंने इस बात पे फ़ख्र का इजहार किया कि हिंदुस्तान आलमी सतह पे अपना शानदार मुकाम बनाने में कामयाब रहा है। जी जी। हिंदुस्तान जो है माशी सतह पे जो है अपने इस्तेहकाम में कामयाब रहा है। और बहरहाल सदर का खिताब हुआ, होने के बाद कहा जाता है कि सोनिया गांधी जो है मीडिया से बात कर रही थी। तो उस बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा कि देखिए आमतौर पे होता ये है कि जी जो जी। है सदर जमहूरिया का जो खिताब होता है उन्हें जो है बाज़ाब्ता जो है एक तहरीरी शक्ल में उन्हें पेश किया जाता है जी और जी। वो उस तहरीर को पढ़ते हैं सदर जमहूरिया। तो सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बहुत लंबी तकरीर जो है लिख दी गई थी, ऐसा मालूम होता है सदर जो है बहुत उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और जब वो खिताब कर रही थी तो जब खिताब उनका अख्तिताम पजीर हुआ तो हमें ऐसा मालूम हुआ कि वो बहुत थक गई हैं, जी वो जो जी। है बहुत थक गई हैं और इतना सदर को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ये सोनिया गांधी का मतलब था। जी 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 जी। उनका मतलब ये था कि सदर जमहूरिया को जो है ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया गया उनको जो है आज वो ऐसा मालूम हो रहा था कि वो थकी हुई हैं, वो जो है वो मतलब है कि उनकी सेहत सही नहीं है, वो कमज़ोर है और इसकी झलकियाँ जो है उनकी तकरीर में नज़र आ रही थी। ये कमेंट किया। इस कमेंट में सोनिया गांधी का सदर जमहूरिया की तस्दीक करना का कोई जो है मंशा नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी के इस 30 सेकंड के इस कमेंट को बहुत तेज़ी से उछाला गया। बीजेपी वालों ने इसको उचक लिया और हंगामा बर्पा कर दिया। देखिए अलमिया ये है कि पार्लियामेंट के इजलास से कबल मोदी ने तकरीर की, अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि थैंक गॉड कोई गैर मुल्की अखबार ने हमारे ख़िलाफ़ कोई जो है जी जी। मुदाखलत नहीं की, लिखा नहीं। मजाक नहीं किया हमारा, या फिर कोई ऐसा जो है वो रिपोर्ट नहीं पेश की, वरना हमारे अपोजिशन वाले उसको चक लेते और पूरे जो है बजट इजलास को हंगामा बर्पा करके ख़राब कर देते। ये मोदी के जुमले थे। तो मोदी एक बार एक जानिब कह रहे हैं कि थैंक गॉड के जो है गैर मुल्की पेपर वालों ने ऐसा नहीं किया, दूसरी जानिब हमारी ही जो है मीडिया सोनिया गांधी के कमेंट को उछाल के उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। और अफसोस का मकाम ये है कि वज़ीर आज़म ने खुद इस पे जो है बयान दिया और कहा कि सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने सदर की तस्दीक की है, सदर का मजाक उड़ाया है, सदर के जो है खिताब को बोरिंग उन्होंने करार दिया, सदर के खिताब पे उन्होंने जो है टिप्पणी की है, उन्होंने जो है उनके खिताब का मजाक उड़ाया। यहाँ तक वज़ीर आज़म कहते नज़र आए कि उन्होंने कबाइलियों की तस्दीक की। जी जी। मतलब एक सदर ही की नहीं बल्कि इसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि सदर ही नहीं बल्कि उन तमाम कबाइलियों की उन्होंने तस्दीक की है जिनसे सदर जमहूरिया वाबस्ता हैं। तो बहरहाल जो है ये इस तरह का जो है आज हंगामा देखने में आया है पार्लियामेंट में। तो सोनिया गांधी ने भी इस सिलसिले में वजाहती बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जो है साफ़ तौर पे कहा कि हमने कभी भी सदारती ओहदे का या सदर का मजाक नहीं उड़ाया। ये एक बहुत ही जो है बावकार ओहदा होता है। सदर जमहूरिया के वक़ार की बुलंदियों को जो है हम कभी भी ज़क नहीं पहुंचा सकते, किसी हम सोच भी नहीं सकते कि हम सदर जमहूरिया का मजाक उड़ाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। हमने सिर्फ ये कहा कि वो ज़्यादा जो है थकान महसूस कर रही जी थी, हाँ। उनकी तबीयत नासाज लग रही थी और वो जो है आखिरी में जो है बोलते हुए बिल्कुल उनकी थकान आया थी। जी हाँ। जी हाँ। हमारा मकसद ये कहना था कि सदर जमहूरिया जो है थकी हुई मालूम हो रही थी, इसको जो है इशू बनाया गया है। अब मीडिया वाले कह रहे थे कि जो है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, वज़ीर आज़म और बीजेपी कह रही है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यहाँ तक हो गया है कि जो है वज़ीर आज़म ख़ुद मैदान में कूद पड़े हैं। तो अब ऐसा मालूम होता है
कि बजट सेशन से पहले ही बीजेपी कोई किसी मामूली बात को लेकर मुद्दा बनाना चाहती थी, क्योंकि कल बजट पेश होगा। किस नोयत का बजट पेश होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद तो हमारी बीजेपी सरकार से बहुत अच्छी नहीं है। आवाम के लिए क्या बजट खुशाइंद होगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बजट की तो बात नहीं हो रही है और जो है ये हंगामा बरपा हो गया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है तो मोदी जी कूद पड़े हैं। आप अंदाज़ा रखिए, सोनिया गांधी का जो रिमार्क था एक औरत के तय, एक औरत की हमदर्दी का इजहार था। और प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही है और कहा कि मेरी वालदा 78 ईयर्स की हो गई हैं। और आप ये भी कहते हैं, वो ये भी कहती हैं कि सदर जमहूरिया जब तकरीर कर रही थी तो सोनिया गांधी का ये कहना था कि इतनी तवील तकरीर के नतीजे में शायद वो थक गई होंगी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, यहाँ तक कि उनका लहजा भी साथ नहीं दे रहा था। तो इसमें तस्हीक कहाँ की हुई है? एक खातून है, ज़ईफ़ खातून है, दूसरी खातून के साथ इज़हार हमदर्दी कर रही है तो वज़ीर आज़म को बुरा लग गया कि ये हमदर्दी उनकी तौहीन हो गई है। अब हद तो ये है, ठीक है, वज़ीर आज़म ने तो उनके ये कह दिया कि सोनिया गांधी माफ़ी चाहें, उन्होंने कबायलियों की तौहीन की है। अब अंदाज़ा कीजिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। उसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि सदर जमहूरिया के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ है और सोनिया गांधी के रिमार्क को इंतहाई बदबख्ताना कहा गया है। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप ही अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करते हैं, सोनिया गांधी एक सदर जमहूरिया के बारे में कहती हैं कि बेचारी थक गई हैं, वो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी दिखाई दे रही हैं या बीमार हैं। अगर ये कहती हैं तो वो मोदी जी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही ये कहते हैं कि सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने कबायलियों की तौहीन की है। तो फिर मोदी जी मणिपुर के मामले में उन्होंने किसकी तौहीन की है, ये सवाल पैदा होता है। ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब सारा हिंदुस्तान ये सवाल कर रहा है, कांग्रेसी कायदीन ये सवाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, कितने ख़वातीन को बरहना करके परेड करवाई गई, कितने ख़वातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई। आज तक मोदी जी मणिपुर नहीं गए, तो क्या मणिपुर की उन्होंने तौहीन की है? क्या मणिपुर से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? ये भी एक सवाल पैदा होता है। और उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, ये भी एक सवाल पैदा होता है। और दूसरी बात, हर मसले को इस तरह का रंग देना ये बहुत गलत बात है। आप अब देखिए कि अमित शाह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तौहीन करते हैं, अम्बेडकर की बातें करते हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह उनकी तौहीन की, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और आप ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया की तौहीन की, और सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उन्होंने वादे तौर पर कहा कि हमने तौहीन नहीं की। और वैसे भी आप देखेंगे कि आप इनका रिकॉर्ड निकालें, माँ बाप, दादी, बेटी और बहू, अब एक जगह पोता अगर एक ख़ानदान का पार्लियामेंट में पहुंचता है और उस ख़ानदान का ज़र्फ़ देखिए कि कभी भी उन्होंने किसी की तौहीन नहीं की और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत कहा है, क्योंकि उसमें ज़र्फ़ है, और जिसमें ज़र्फ़ होता है वो किसी की तौहीन नहीं करते। तो बहरहाल अब आप रिकॉर्ड देख लीजिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का और फिर गांधी ख़ानदान का। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की हरकतें अच्छी बात नहीं है। अगर आपको तनकीद करनी है तो मुल्क के बहबूद के लिए तनकीद कीजिए, और आप ये बताइए कि आपने आवाम को महंगाई से के बोझ से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। जब बजट पेश करेंगे तो क्या तेल सस्ता कर दिया जाएगा, खुर्दुनी, क्या बजट पेश किया जाए तो चावल रोटी के दाम सस्ते कर दिए जाएंगे, GST जो ग़िज़ाई अशिया पर नाफिज किया गया है वो वापस ले लिए जाएंगे, ये आप कहिए। अगर आप ये करते हैं तो समझिए कि आप हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम की मदद कर रहे हैं। अगर आप टैक्सेस में इजाफा करते हैं तो समझिए कि आप गरीब की कमर तोड़ रहे हैं, हर हिंदुस्तानी की कमर तोड़ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको दिल्ली की बात करते हैं तो एक खबर की तरफ सज्जा साहब आपको ले जाना चाहता हूं, और वो खबर ये है, आम आदमी पार्टी, आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मरतबा बीजेपी बाजी मार लेगी। हालात तो यही बता रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब देखेंगे 5 फरवरी को रायदही होने वाली है, और रायदही से 5 दिन कबल आम आदमी पार्टी के 7 अरकान असम्बली पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। वो किस लिए इस्तीफ़ा देते हैं? कहा यह जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इसमें नरेश यादव है, और आप देखेंगे रोहित कुमार है, राजेश ऋषि है, मदन लाल है, पवन शर्मा और भावना गौड़ शामिल हैं। तो इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप ये बताइए कि क्या ये किसी एक साजिश का हिस्सा है? देखिए, एक बात तो ये है कि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, आम आदमी मतलब दिल्ली की असम्बली की मियाद ख़त्म हो चुकी है। अब वहाँ इलेक्शन का दौरा है,
और फिर अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया है। आपके जितने लोगों ने रिज़ाइन किया है पार्टी से, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। जी जी तो अब उन लोगों ने सोचा होगा कि अगर हम इलेक्शन से पहले ही रिज़ाइन कर देते हैं, जी जी तो इलेक्शन के बाद अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी वहाँ पे इक़्तिदार में आ जाएगी, तो फिर उनको जो है जी या जी फिर हो सकता है बीजेपी जो है अगर किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाती है, तो फिर वो आम आदमी पार्टी के लीडरों को, एमएलएस को जो है टारगेट कर सकती है। तो इस खौफ के तहत उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया होगा। यकीनन इसमें जो है खौफ का अंसर शामिल है। यकीनन इसमें जो है एक तो नाराज़गी है कि उनको टिकट नहीं मिला, दूसरा खौफ का अंसर भी है। यकीनन बीजेपी के बारे में जो है आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था कि बीजेपी मुसलसल हमारे एमएलएस को टारगेट कर रही है, उनको ऑफ़र भी किया जाता है और ये भी धमकियां दी जाती हैं कि अगर आप जो है आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है सीबीआई की भी कार्रवाई हो सकती है, ईडी की भी कार्रवाई हो सकती है, जी जी और फिर जो है इनकम टैक्स की भी कार्रवाई हो सकती है। जी जी तो ये तो देखिए, आतिशी ने खुद कहा था, आपको याद होगा, जी हाँ जी हाँ इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद आतिशी ने कहा था कि अब भी बीजेपी वाले हमारे अरकान असेंबली को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें ख़रीदने की कोशिशें की जा रही जी जी हैं। और आतिशी का और केजरीवाल का ये दावा था कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके जो भी अरकान हैं, जो भी एमएलएस हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो बहुत जो है मजबूत लोग हैं, उनका नज़रिया मजबूत है, वो बीजेपी के डर खौफ में या बीजेपी के झांसे में वो नहीं आएंगे। तो बहरहाल जो है इससे साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी मुसलसल जो है उनको मतलब है कि उनको तोड़ने की कोशिश कर रही जी थी। जी और जिस तरीके से 5 एमएलएस ने रिज़ाइन किया है, उसमें यकीनन जो है एक सियासी साजिश का भी अंसर जो है शामिल हो सकता जी है। जी लेकिन जो कुछ हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है अब इलेक्शन इतने करीब आ चुके हैं जी हाँ जी हाँ। कि इसका असर पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 7 अरकान असेंबली का इस्तीफ़ा मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि हालात क्या करवट लेते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो हरियाणा और महाराष्ट्र का गेम खेलती है, क्या गेम था वो तो अपोजिशन कायदीन अच्छी तरह इल्ज़ाम आयद करते हैं, खेलती है तो फिर बीजेपी कामयाब होगी, वरना फिर आम आदमी पार्टी उसे ज़मीन चटाएगी। इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि हैदराबाद फ़र्कंद है बुनियाद। अगर देखेंगे दौर आसिफ जाही में जिस तरह के फलाही इकदाम किए जाते थे, बहबूदी इकदाम किए जाते थे, आवाम की भलाई के लिए बिला लिहाज मजहब मिलत इकदाम किए जाते थे, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ करता था। और उसकी खूबसूरती, उसका डिज़ाइन, उसके यानी रोशनदान, उसके हवादार कमरे, वार्ड्स वगैरह हाल्स जो थे आज भी मिसाली हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हवादिस ज़माना ने उस पर भी असर किया और अपनों ने तो बहुत बड़ी दगाबाजी की। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस अस्पताल को मुंतकिल किया जा रहा है गोशा महल पुलिस स्टेडियम में तामीर होने वाले अस्पताल में। तो बहरहाल गोशा महल स्टेडियम यानी में तामीर हो रहा है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। और आपको ये बता दूं कि 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल होगा और उसका संग बुनियाद आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने काबीना वज़रा के और अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल की मौजूदगी में रखा। और न्यूज़ एडिटर सियासत व एमएलसी जनाब आमिर अली खान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सजा साहब, आप ये बताइए कि अब मौजूदा जो दवाखाना है, आप देखेंगे कि 1500 बिस्तर पर मुश्तमिल है, हजार से ज़ायद बिस्तर है। देखिए, उस्मानिया अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, तारीखी अस्पताल है, पूरे तेलंगाना के बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। यकीनन जो है हालिया दौर में जो है गांधी अस्पताल भी बनाया गया था सिकंदराबाद में, उसको भी बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है। लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल की अपनी एक जो है तारीख़ है, उस्मानिया हॉस्पिटल की अपनी एक शान है। और उस्मानिया हॉस्पिटल जो है मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में 100 साल पहले जो है ये तामीर किया गया था। इसकी जो इमारत वो मबहूत कर देने वाली इमारत है। दरिया मूसा के किनारे नए पुल की जो है मतलब है कि उस जानिब जिस तरीके से इस जानिब जो है हाई कोर्ट की इमारत बनाई गई थी, पत्थर से बनी हुई खूबसूरत इमारत, और उस जानिब जो है उस्मानिया अस्पताल बनाया गया था, गज से बना जो है एक खूबसूरत इमारत वहाँ पे। तो ये एक जो है हैदराबाद की शान को बयान करती हैं ये इमारतें। तो बहरहाल देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है
ठीक से मेंटेनेंस ना होने की वजह से, अगर हम पूरी तारीख उठा के देखें 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान के, तो जिस तरीके से उस्मानिया अस्पताल की इमारत की निगरानी की जानी चाहिए थी, नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये इमारत धीरे धीरे बोसीदा होती चली गई। जी हाँ। अब तो ये शिकायतें भी आ रही थी कि मुख्तलिफ जो है छतों से टपके भी हो रहे हैं, कई अस्पताल के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, चूहे बारिश जब आती है तो पानी पूरा का पूरा अस्पताल में दाखिल हो जाता है, कुत्ते वहाँ पे लौटते हैं, चूहे वहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में चूहे वहाँ पे अस्पताल में मौजूद हैं, मरीज़ों का जीना जोखम हो गया है, मरीज़ों का इलाज भी जो है वहाँ पे एक बड़ा मसला हो गया है। बहरहाल इस तरह की जो है मुसलसल हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में, जब से तेलंगाना का क़याम अमल में आया, उन 10 सालों में मुसलसल इस अस्पताल के बारे में बातें हो रही थी, और केसीआर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम अस्पताल को तोड़ देंगे और जो है उसकी जगह नया अस्पताल बनाएंगे। तो इस पे एतराज़ हुआ था, ख़ास तौर पे जो है तहज़ीब तोड़ देने पे, इमारत को तोड़ने की बात पे तहज़ीब, इस सक़ाफ़त, इस तहज़ीब, इस तमद्दुन, सल्तनत उस्मानिया की अज़मत का जो है पास लिहाज रखने वाले लोगों ने इस पर एतराज़ किया था, जिसके पेश नज़र अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है, रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने, कि उसको रेनोवेट तो करना, मतलब है कि उस अस्पताल को एक असली शक्ल तो देनी है, लेकिन हम वहाँ से जो है दूसरी जगह पे बाज़ाब्ता एक नई बिल्डिंग इमारत तामीर करेंगे, और जो है ये जो मौजूदा इमारत है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। यकीनन जैसा कि अभी जो है सजेशंस आ रहे हैं, को हम रेनोवेट करेंगे, उस इमारत की जो है फिर से बहाल करेंगे उस इमारत को, और उसको जहाँ से जो है उसकी तामीर की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है, वो मरम्मत की जाएगी, और फिर उसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दी जाएगी। तो वो हमारी अज़मत रफ्ता की भी जो है एक निशानी बरकरार रहेगी, ख़त्म नहीं होगी निशानी। और फिर दूसरा ये होगा कि म्यूज़ियम के क़याम से रियासत की आमदनी में भी इजाफा होगा। यकीनन लोग आते हैं दूर दूर से। और वैसे सैयद साहब देखेंगे कि ये बहुत ही लासानी और इतनी प्यारी इमारत है, उसका डिज़ाइन देखे तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर उसको रंगो रोगन से सजाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसकी शान दोबारा हो जाएगी। ऐसे में अगर आप देखेंगे कि गैर सरकारी जो तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर आगा खान ट्रस्ट है और इस्लामी ममालिक हैं उनके, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, अगर वो आगे बढ़कर इस इमारत की, गैर मामूली इमारत की रिनोवेशन या तज़ीन नौ का काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसे इस्लामिक कल्चर सेंटर में तब्दील किया जा सकता है, इस्लामिक म्यूज़ियम में तब्दील किया जा सकता है, और उसका नाम भी नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर इस्लामिक कल्चर सेंटर भी रखा जा सकता है। और एक अहम बात है, देखिए हुकूमत हिंद ने जो निज़ाम के ज़ेवरात, लाख कीमत ज़ेवरात दिल्ली मुंतकिल किए हैं, उसे लाकर हैदराबाद मुंतकिल करना चाहिए। बिल्कुल उसी इमारत में रखना चाहिए। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। देखिए हुकूमत की अब ये जिम्मेदारी है, ख़ासतौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत अगर इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम करती है तो यकीनन हम अपनी तहज़ीब के एक अज़ीमुश्शान विरसे को, हैदराबाद की जो है एक और जो शनाख्त है, देखिए हैदराबाद तो यकीनन हम नगीना है, हम देखते हैं कि जो है चाहे वो चौमहल्ला पैलेस हो, चाहे वो फलकनुमा पैलेस हो, चाहे वो चार मीनार हो, चाहे मतलब है कि चाहे वो असम्बली की इमारत हो, चाहे वो हाई कोर्ट की इमारत हो, ये जो यहाँ पे जो हमारे कल्चर को मतलब है कि वादे करने वाली हमारी अज़ीमुश्शान तारीख़ को जो है, तारीख़ के पन्नों पे जो चीज़ें जो है फैली हुई हैं, उनको हम यहाँ जीता जागता देखते हैं। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो फिर आने वाली नस्लें जो है इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है, इनका हाल वही होगा जिस तरह हैदराबाद में जो दरवाजे हुआ करते थे, वो दरवाजे अब ऐसा लगता है कि किस्सा है पारी ना बन गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।